एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो GPAT हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, नाइपर हो या फिर किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस टॉपिक का नाम है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़, यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इन सभी एग्जाम्स के अंदर, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप लोग पहली बार ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो भी आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना होता है या फिर फ्री टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pharmacyindia.co.in, इस पर भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए, जो जॉब अपडेट्स आती हैं उनके लिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर और करंट अफेयर या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल आपको चाहिए तो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ इन सारी क्लासेस के जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ पर मिलेंगे। उस टेलीग्राम के लिंक को आपको क्लिक करना है और आप जुड़ जाएंगे फार्मेसी इंडिया का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं। फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया पर। इसी के साथ ही साथ जो सेमेस्टर या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव चैनल पर। और जॉब रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है फार्मा रिलेटेड जॉब से तो आप विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया जॉब्स पर, जहां आपको डिटेल में सारी जानकारी दी जाती है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सवाल सबसे पहला है, Which glycogen storage disease, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GSD, is associated with myoglobinuria after strenuous exercise। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज अगर कर लेता है तो उसके बाद जो मायोग्लोबिन्यूरिया की प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज मायोग्लोबिन्यूरिया? पर्टिकुलरली हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो ये कंडीशन एसोसिएटेड करेगा? GSD के बारे में आपको बताना है। मैकार्डल डिसीज, पॉम डिसीज, कॉरी डिसीज या फिर वॉन गग डिसीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि व्हाट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जब आप एक्स्ट्रा मतलब ग्लूकोज जो होगा वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट। ये आपका नॉर्मल स्टोरेज है ग्लाइकोजन का। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस ग्लाइकोजन को स्टोर करने के अंदर या फिर स्टोर करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज कहते हैं। ठीक है, या तो स्टोर करने से पहले हो सकता है या तो बाद में हो सकता है। अब ये ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं ये है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड से मेरा मतलब है कि ये बीमारियां पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर आती है। क्लियर? 99% जो आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है वो इनहेरिटेड ही होती है। क्लियर हो गया? चलिए अब सवाल के हिसाब से चलते हैं। मैकार्डल डिसीज या फिर पॉम डिसीज, कॉरी डिसीज या फिर वॉन गग डिसीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मैकार्डल डिसीज। ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैकार्डल डिसीज मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है। मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी से, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी मसल्स होती हैं वो मेनली अफेक्ट होंगी। इसको याद करना बहुत इजी है। देखो भाई, M से बनता है मैकार्डल डिसीज, M से बनता है मसल फॉस्फोराइलेज, M से ही बनता है जिसको ये अफेक्ट करेगा यानी मसल्स, और M से ही बनता है मायोग्लोबिन्यूरिया। तो आप कुछ भी करके याद कर लो, M से ही सारी चीजें बनती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए, पॉम डिसीज, कॉरी डिसीज एंड वॉन गग डिसीज। ठीक है, ये भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस की कैटेगरी के अंदर ही आती हैं, लेकिन इनके अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन्यूरिया इज द सिम्टम ऑफ मैकार्डल डिसीज। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी डिफेक्ट इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में जो प्राइमरीली डिफेक्ट होता है वो क्या होगा? ठीक है, एबनॉर्मल सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन,
यही होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही पढ़ लो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज के अंदर या तो उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा या तो उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे यही होगा। बाकी और भी देख लेते हैं। एबनॉर्मल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, देखो ग्लूकोज का इधर लेना देना नहीं होगा, ठीक है, मतलब ठीक है ग्लूकोज से ही आप लोग ग्लाइकोजन बनाते हो, बट डेफिशिएंसी इन इंसुलिन प्रोडक्शन, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरीली डिफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये अफेक्ट हो सकता है। डिफेक्ट फैट मेटाबॉलिक, फैट का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ए, एबनॉर्मल सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। चलिए अगला सवाल, विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन टराउज डिसीज। अब ये है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 7। सवाल पूछा गया है कि इस बीमारी में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, मसल फॉस्फोराइलेज या फिर ब्रांचिंग एंजाइम। मसल फॉस्फोराइलेज के बारे में अभी अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि ये एंजाइम कॉज करता है मियोकार्डियल डिसीज, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, कट जाएगा। बाकी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज किसको कॉज करता है, वॉन गर्ग डिसीज को, ठीक है, और ब्रांचिंग एंजाइम कॉज करेगा एंडरसन्स डिसीज को। मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए खैर करेक्ट ऑप्शन जाएगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये क्या है, व्हाट इज दिस? Phosphofructokinase is a rate limiting enzyme of glycolysis. Rate limiting enzyme of glycolysis. ठीक है, क्या यूज होता है इसका? ये कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। अब अगर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये कन्वर्जन आपका यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म होना था वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो कंडीशन होगी दैट इज टराउज डिसीज। चलो अगला सवाल, विच एंजाइम डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद वॉन गर्ग डिसीज। ये मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से वॉन गर्ग डिसीज होता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से वॉन गर्ग डिसीज होता है विच इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 1। इसके अंदर आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो मेनली अफेक्ट होंगी। क्यों ये क्यों अफेक्ट होंगी? क्योंकि दो ही जगह ऐसी है प्राइमरीली जहां पर आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, पहला लिवर और दूसरा मसल। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंडीशन है वॉन गर्ग डिसीज, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ऐसा नहीं है। चलिए खैर अगला सवाल, पॉम डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी इन विच एंजाइम। अब जो पॉम डिसीज है उसको कौन सा एंजाइम कॉज करता है, ठीक है, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होगा। अच्छा आप लोगों ने एक पैटर्न इसके अंदर अभी तक देखा होगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर एंजाइम की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर नहीं, सारी ही जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है किसी ना किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है ना। अब मान लीजिए कि अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोटीएज है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। अगर प्रोटीएज नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जिस एरिया में वो इकट्ठा होगा वो इन्फ्लेमेट भी हो सकता है या उसका पूरी तरीके से जो फंक्शन है वो खराब भी हो सकता है। सेम एज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज के अंदर होता है। ज्यादातर बीमारियां इनहेरिटेड होती हैं, तो एंजाइम की डेफिशिएंसी से होगा। अब वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा होगा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इकट्ठा होगा तो जिस एरिया में वो इकट्ठा हो रहा होगा, जैसे मसल है या लिवर है या कहीं भी, तो वो एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये कंडीशंस होती हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पॉम डिसीज जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 2 है, वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होगा? क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, वॉन गर्ग डिसीज। लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये वो एंजाइम है जो कॉज करता है पॉम डिसीज। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए
Which glycogen storage disease is also known as Forbes-Cori disease? कौन सी एक ऐसी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है जिसको आप फोर्ब्स-कॉरी डिसीज के नाम से भी जानते हैं और सिंपली इसको कॉरी डिसीज भी कहा जाता है? जीएसडी टाइप 1 आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये तो वॉन गग डिसीज है। जीएसडी टाइप 2 अभी अभी जो सवाल करके आए हो, पॉम डिसीज। चलिए, 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए हैं, ठीक है। अब 2 आपके पास ऑप्शन बचे, थर्ड या फिर फिफ्थ। क्या होगा आंसर? ठीक है, फोर्ब्स-कॉरी डिसीज। फोर्ब्स-कॉरी डिसीज आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 3 होता है, ठीक है। फिफ्थ में आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 3 इज ऑल्सो नोन एज फोर्ब्स-कॉरी डिसीज या फिर सिंपली कॉरी डिसीज, जो मर्जी आपका आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, मिकार्डल डिसीज प्राइमरीली अफेक्ट विच टिश्यू? मिकार्डल डिसीज जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 5 होता है, वो कौन से टिश्यू को प्राइमरीली अफेक्ट करेगा? तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, एम से बनता है मिकार्डल डिसीज, एम से बनता है मसल फॉस्फोराइलेज और एम से बनता है मसल। जो टिश्यू मेन अफेक्ट होता है इस कंडीशन से, दैट इज मसल। कौन सी मसल? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये 5वीं टाइप होती है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज की, ठीक है। चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहली होती है आपके पास वॉन गग डिसीज, सेकंड इज पॉम, थर्ड इज फोर्ब्स-कॉरी एंड फिफ्थ इज मिकार्डल डिसीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपके लिए कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि हम जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या हम ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कोई अच्छी सी बुक आप सजेस्ट कर दीजिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जीपैट बूस्टर्स, जो कि स्पेशली जीपैट एस्पिरेंट 2025 के लिए बनाए गए हैं और इसके अंदर मतलब सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, एक ब्रह्मास्त्र बुक जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप इस बुक को, ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसका नाम है जीपैट पंच, ठीक है। और इसके अंदर ये कलर्ड बुक है। सबसे पहली चीज़, सबसे अच्छी बात यही है कि इट इज़ अ कलर्ड बुक, क्लियर। इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। और उस एक्सप्लेनेशन को कहाँ से लिया गया है, यानी क्यों वो क्वेश्चन सही है, क्यों आंसर वो सही है, यानी उसका रेफरेंस वो इस बुक के अंदर दिया गया है। तो मैं आपको ये पर्सनली बुक रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आपके पास जीपैट पंच ज़रूर होनी चाहिए अगर आप जीपैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब इसी के साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए मेरे जो बुक है दैट इज़ ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव बुक। अगेन, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, जीपैट पंच के अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये ऑल इन वन बुक है, आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए है जिसके अंदर पिछले 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं और 30 सालों के एमसीक्यूज थोड़े नहीं होते हैं, मोर देन इनफ है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। जो भी आपका 2023 का एग्जाम हुआ था तब तक वो अपडेटेड है और 5 प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स भी आपको इसके अंदर दिए गए हैं जो पूरी तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी की कर रहे हैं या फिर DSSB, एम्स, CGHS, NHM, SECL, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं 7 मॉड्यूल सेट जो कि फार्मासिस्ट एस्पिरेंट के लिए, जिसके अंदर आपको एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है, एक बुक पूरी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। और इसी के साथ ही साथ अगेन मिशन फार्मासिस्ट बुक जो कि बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है अभी तक और इसके अंदर भी 30 इयर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी जो बुक्स है आप लोग इनको फ्लिपकार्ट से विद कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हैं, अमेजॉन से विद कैश ऑन डिलीवरी और फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इनको मंगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ वॉन गर्ग डिसीज? वॉन गर्ग डिसीज का मेन क्लिनिकल फीचर मतलब इसका मेन सिम्टम क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर लेवल, लो ब्लड शुगर या फिर ग्लूकोज लेवल, मसल क्रैम्प्स, इसके बाद हाइपर कैल्सीमिया यानी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ
कैल्शियम। इसके बाद हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। चलिए सवाल पूछा गया है कि वॉन गग डिसीज जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस की वजह से होने वाली बीमारी है, टाइप 1 है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज का, उसका एक मेन सिम्टम क्या होता है, एंड दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। देखो क्या होता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस की वजह से जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लूकोज के अंदर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो डाउन चला जाएगा नॉर्मल से, है ना। भाई हम ग्लाइकोजन को स्टोर कर क्यों रहे हैं, ये बताओ, क्यों करते हैं? ताकि आप उसको, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो तो आप उसको वापस कन्वर्ट कर सके, है ना, आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। लेकिन अगर ये कन्वर्ट होने से मना कर दे या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस की कमी से ये कन्वर्ट हो ना पाए तो फिर फायदा क्या है ना। इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो जाता है, तो ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैच द ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप्स विद द एसोसिएटेड एंजाइम डेफिशिएंसी। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो छोड़कर बताना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और मैच द फॉलोइंग, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे होते हैं कि गलत हो जाए। इतने अच्छे क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैं कहूँगी अगर आपके एग्जाम के अंदर 50 सवाल फॉर एग्जाम्पल आ रहे हैं, अगर उसमें से 10 मैच द फॉलोइंग आ गए तो एक भी गलत मत करके आना, ठीक है। बहुत इजी होते हैं। चलिए, वॉन गग डिसीज जो कि टाइप 1 है, अभी तक तो आपको याद हो भी जाना चाहिए कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। दूसरा, पॉम डिसीज, अभी अभी मैंने पढ़ाया, लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। कोरी डिसीज होता है, देखो, डी ब्रांचिंग एंजाइम जो कि टाइप 3 है, एंड मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी से होती है मेगार्डल डिसीज, ठीक है। तो ए का होना चाहिए सी, ए का होना चाहिए सी, ए के ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो आंसर जाएगा इसका ए करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी, बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्डियोमेगेली एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। अब मान लीजिए कि किसी इंसान को कार्डियोमेगेली या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो रही है, तो वो कौन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज की वजह से होती है, पॉम्प, कॉरी, मिकार्डल या फिर हर्श डिसीज। देखो, कार्डियोमेगेली से मेरा मतलब है कि जब धीरे धीरे हार्ट रेट कम होने लगे। रेस्पिरेटरी फेलियर का भी यही है, जब आपका रेस्पिरेशन रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, इतना नॉर्मल है। अब अगर इससे कम जा रहा होगा, यानी अगर मान लो कि 5 से 6 बार कोई इंसान सांस ले पा रहा है एक मिनट में, तो ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेटरी फेलियर है ये, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये कौन से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज की वजह से होता है, क्या आंसर होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, पॉम डिसीज। लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी पॉम डिसीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2, और इसकी डेफिशिएंसी से कार्डियो, मतलब इस कंडीशन की वजह से कार्डियोमेगेली, कार्डियो मीन्स हार्ट, ठीक है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेटरी फेलियर आपको देखने के लिए मिल सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ये है आपका ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, समझे। चलो अगला सवाल है, एंडरसन्स डिसीज जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 4 है, वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है? तो अब मैं आपको पूरे 5 टाइप्स बता चुकी हूँ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज का, जिसमें सबसे पहला है वॉन गग, दूसरा है पॉम्प, तीसरा है कॉरी, फोर्थ इज एंडरसन्स एंड फिफ्थ इज मैकार्डल, ठीक है, याद होना चाहिए। चलो, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ब्रांचिंग, डी ब्रांचिंग, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज या फिर मसल फॉस्फोराइलेज। नीचे से शुरू करते हैं। मसल फॉस्फोराइलेज मैकार्डल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वॉन गग, डी ब्रांचिंग कॉरी, बचा क्या? एक ही तो बचा। ब्रांचिंग एंजाइम यूज क्यों किया जाता है? ब्रांचिंग एंजाइम कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? तो ध्यान से देखना, जब आप लोग ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स बनाई जाती है, इतना आप सभी को पता होगा। यूनिट्स, इन यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए, ब्रांचेस बनाने के लिए, ताकि आप ग्लाइकोजन को बना सको,
इसके लिए यूज किया जाता है ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम। अब अगर ये ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ग्लाइकोजन भी नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये कंडीशन होती है आपके एंडरसन डिसीज के अंदर। चलो अगला सवाल असर्शन एंड रीजन का है, बढ़िया सवाल है। असर्शन पढ़ लेते हैं पहले। मियोकार्डियल डिसीज कॉजेज मसल क्रैम्प्स एंड फैटिग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन पहले काट लो इसमें से, ये नहीं होगा। मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज डेफिशिएंट इन मियोकार्डियल डिसीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि मियोकार्डियल डिसीज में मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंट होता है, इसीलिए ये मसल क्रैम्प्स और फैटिगनेस कॉज करता है जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उस दौरान। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ए। दोनों सही है, असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्लियर? चलिए, What is the typical treatment for POM disease? POM disease जो कि लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज की वजह से होने वाली बीमारी है। सवाल पूछा गया है कि क्या उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट होगा। अब देखो, अगर किसी एंजाइम की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो उसका प्राइमरी और अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी ERT। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही सोचिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मेरी बॉडी में प्रोटीएज नहीं है, क्लियर, तो अगर मैं प्रोटीएज को कहीं से लाकर अपनी बॉडी के अंदर डाल दूं तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। सेम एज पॉम डिसीज के अंदर भी होगा। अगर आप कहीं से लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज को कहीं से किसी की बॉडी के अंदर लाकर डाल दे तो हो सकता है कि वो बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और ऑप्शन पढ़ लीजिए भाई, इंसुलिन थेरेपी देकर तुम क्या करोगे? बताओ, क्या कर पाओगे इंसुलिन थेरेपी से? कीटोजेनिक डाइट, यानी जिसके अंदर कीटोन बॉडीज का अमाउंट काफी ज्यादा है, यहाँ कीटोन बॉडीज की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। ठीक है, और देख लो हीमोडायलिसिस, क्या मतलब है हीमोडायलिसिस का? ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। चलिए, व्हाट इज द हॉलमार्क बायोकेमिकल फाइंडिंग इन वॉन गर्ग डिसीज? कुछ नहीं पूछा है, ये जो आपसे सवाल है ये पूछ रहा है व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ वॉन गर्ग डिसीज। इतना सवाल है, ये घुमा फिरा के सवाल करते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, डिक्रीज्ड ग्लाइकोजन कंटेंट या फिर इंक्रीज्ड सीरम कीटोन्स, क्या कंडीशन होती है वॉन गर्ग डिसीज में? देखो, जिनको नहीं पता, लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब है कि किसी चीज की टॉक्सिसिटी। ठीक है, एसिडोसिस का मतलब होता है अगर किसी का अमाउंट, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट हद से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो दैट इज एसिडोसिस। हाइपरकैलेमिया यानी हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम। डिक्रीज्ड ग्लाइकोजन कंटेंट इजी है। इंक्रीज्ड सीरम कीटोन्स, सीरम में अगर कीटोन बॉडीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो दैट इज दिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा दैट इज लैक्टिक एसिडोसिस। यहाँ पर जो लैक्टेट होता है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है टॉक्सिसिटी वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव लिवर सिरोसिस? कौन सी एक ऐसी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है? व्हाट इज लिवर सिरोसिस? सिरोसिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो लिवर का जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज नोन एज लिवर सिरोसिस। एंडरसन्स वॉन गर्ग, मियोकार्डियल या फिर पॉम डिसीज, एक ऐसी कंडीशन आपको ढूंढनी है जिसके अंदर प्राइमरीली अफेक्टेड पार्ट जो होगा दैट इज लिवर। मियोकार्डियल डिसीज तो होगा नहीं, बता चुकी हूं मैं। तो क्या होगा आंसर? आंसर विल बी एंडरसन्स डिसीज, जो कि ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होता है। ठीक है, जो ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होने वाली बीमारी है, इसकी वजह से होगा। अगला सवाल भी बढ़िया है, मेजर एंजाइम विद देयर फंक्शंस इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कुछ एंजाइम दिए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं, तो आपको ढूंढना है कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ग्लाइकोजन सिंथेज, देखो सिंथेज का मतलब कोई चीज वो बना रहा होगा और ग्लाइकोजन बना रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? बी हो जाएगा। ठीक है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग का मतलब होता है कि वो ब्रांचेस रिमूव कर रहा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसका ये। पहले इसके हिसाब से ही देख लेते हैं। फर्स्ट का होगा बी, फर्स्ट का होगा बी, एक ही ऑप्शन में दिया गया है
है ना। और पढ़ लेते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ना, तो ये भी सही है। और ब्रांचिंग एंजाइम ब्रांचेस ऐड करता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज कॉमन इन पॉम डिसीज। पॉम डिसीज में कौन सा एक ऐसा लेबोरेटरी यानी सिम्टम पूछा है भाई, इंक्रीज सीरम क्रिएटिन काइनेज, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल। तो बिलीरुबिन के लेवल से इसका कोई लेना देना यहाँ नहीं है, क्योंकि बिलीरुबिन इज अ बाइल पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोकैलेमिया यानी लो लेवल ऑफ पोटेशियम, हाइपरग्लाइसीमिया हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो कि मेजर लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर मिलता है, दैट इज क्रिएटिन काइनेज का हाईएस्ट अमाउंट, इंक्रीज्ड सीरम क्रिएटिन काइनेज, CK, बहुत ज्यादा अमाउंट दिखता है इसका, ठीक है। चलो, What is the inherited pattern of most glycogen storage disease? अब inheritance pattern क्या होता है? देखो, मैं आपसे अभी बताते हुए आ रही हूँ कि जो 99% GSDs होती हैं वो सब इनहेरिटेड है, यानी वो पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर एंटर करती है। लेकिन उनका पैटर्न क्या होता है, मतलब किसके थ्रू वो आगे की जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगी, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्रोमोसोम्स के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर्स, जो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑटोसोमल और दूसरे जो होंगे वो होते हैं एक्स लिंक्ड। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के थ्रू एंटर करेंगी, तो एक्स लिंक्ड वाले वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है, जो कि होते हैं 22 पेयर्स यानी 44, और एक पेयर होता है एक्स लिंक्ड का। बेसिकली जो एक्स लिंक्ड हो गए वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑटोसोमल तो ठीक है, लेकिन डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मतलब क्या है, जो आने वाली जनरेशन में अपने आप को दिखा दे। यानी मान लीजिए कि आपके फादर की हाइट बड़ी है, लंबी है, और आपकी मदर की हाइट थोड़ी कम है, लेकिन आपकी हाइट काफ़ी लंबी है, तो वो जो आपके पेरेंट्स के जीन्स हैं, वो हाइट वाले जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, बस आपको ढूंढना है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डोमिनेंट वाले हैं या फिर रेसेसिव हैं। आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव। क्लियर? चलिए आगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज रिजल्ट इन एक्सरसाइज इंटॉलरेंस ड्यू टू मसल फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी। चलो, तो ये तो आपको मिल ही गया होगा आंसर, लेकिन व्हाट इज मसल इंटॉलरेंस या फिर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। देखो क्या होता है, जब एक ऐसा एंजाइम डेफिशिएंट हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जिसका काम होता है मेटाबॉलिज्म करने का, अगर ऐसा एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए मेरी बॉडी के अंदर, तो अगर मैं हल्की सी भी रनिंग कर लूँगी या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँगी, तो मेरे मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाएंगे, यानी मसल्स में इंटेंस पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को आप कहते हैं मायोकार्डियल डिसीज। क्लियर? और ये जो प्रॉब्लम है इसको कहा जाता है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब है जब कोई चीज़ सहने लायक ना हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मायोकार्डियल डिसीज, क्योंकि हर्ट्स, पॉम्ब एंड कॉरीज का मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि ये मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी से होता है, तो आंसर विल बी मायोकार्डियल डिसीज, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। एंडरसन डिसीज ऑफन लीड्स टू प्रोग्रेसिव लिवर सिरोसिस, इट रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्ट इन ब्रांचिंग एंजाइम। अच्छा, असर्शन कह रहा है कि जो एंडरसन डिसीज है उसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है, और रीजन कहता है कि जो एंडरसन डिसीज है वो ब्रांचिंग एंजाइम के डेफिशिएंसी से होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों बातें सही हैं। एंडरसन डिसीज विच इज ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 4, ये होता है ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी से, और इसकी वजह से लिवर इन्फ्लेमेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज से जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, और आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस्ट MCQs के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।